तो जो आज का लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे जो फेमस पर्सनैलिटीज हुई है इतिहास में, कभी भी आधुनिक इतिहास में हो या पीछे जितनी भी जो ज्यादा फेमस, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किया हो या कुछ ऐसा काम किया हो जो असाधारण हो। और ऐसे लोगों के बारे में नाम उनके जानेंगे, उनको याद करेंगे और उन्होंने उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही जिसकी वजह से वो खास थे, वो वजह क्या क्या थी उनमें, वो भी जानेंगे। तो उनके बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहले पहले जब बात करते हैं वो उसकी आर्यों से ही बात करेंगे। आर्यों से ही जो इम्पोर्टेंट नाम से फेमस पर्सनैलिटीज है, बोले या प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके बारे में बात करना शुरू करेंगे। पहले शुरू करते हैं वेद व्यास से। वेद व्यास सभी ने लगभग नाम सुना होगा। जो महाकाव्य है महाभारत, उसके रचयिता है। महाभारत सभी ने पढ़ा होगा। महाभारत में सुना होगा कि महाभारत का जो रचयिता है वो वेद व्यास थे। साथ साथ में ही ये जो संस्कृत के प्रकांड पंडित है। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान है, प्रकांड पंडित है, जो भी बोलो। तो ऋषि थे, इन्होंने महाभारत महाकाव्य लिखा था और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए। उस टाइम आर्यों के टाइम हमें पता है कि आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो उस वक्त के जो विद्वान मिलेंगे वो भी अच्छे विद्वान संस्कृत के ही मिलेंगे। तो वेद व्यास जो थे, इन्होंने महाभारत लिखा था और संस्कृत के महान वो थे, विद्वान थे। ऐसे करके वेद व्यास के बारे में। अगली जो है फेमस पर्सनालिटी वो है चाणक्य। देखो चाणक्य के बारे में भी सभी ने सुना हुआ है। चाणक्य का सीरियल भी आता है, सभी ने देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य नाम से सीरियल। उस सीरियल में जो चाणक्य रहते हैं उन चाणक्य के बारे में ही बात हो रही है। इनको विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी बोल देते हैं। कौटिल्य कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं चाणक्य को। और चाणक्य तुमने अगर देखा होगा थोड़ा बहुत वो सीरियल, तो तुम्हें पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का शासक था उसके प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री 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 और जो कुछ भी चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना कर पाया था मौर्य वंश की, धनानंद को हरा के, या जो भी चंद्रगुप्त था, वो सब इन्हीं की वजह से था, इन्हीं की शिक्षाओं की वजह से था, इन्हीं की सपोर्ट की वजह से था। बचपन से चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को तैयार किया था धनानंद को हराने के लिए। तो वो ही है, ये प्रधानमंत्री थे चाणक्य के, प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य, और ये वो ही है मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश का संस्थापक जो था। तो ये चाणक्य के बारे में बातें थी। और चाणक्य में एक और खास बात है, ये जो है एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। अच्छे अर्थशास्त्री थे। अच्छी अच्छी जो मैनेजमेंट्स हो सकती है किसी देश में, किस तरीके से पैसा मैनेज होना चाहिए, किस तरह से टैक्सेस सिस्टम होनी चाहिए, या और भी कैसा मैनेजमेंट किसी राज्य में होना चाहिए या किसी देश में कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सब अर्थशास्त्र होता है। तो एक अच्छे अर्थशास्त्री थे। अब जब प्रधानमंत्री है चंद्रगुप्त मौर्य के, जो उस वक्त का पूरा अखंड भारत था उसके, तो वह अर्थशास्त्र में अपने आप ही अच्छे होंगे। तो अर्थशास्त्र इनकी बहुत अच्छी थी और अर्थशास्त्र पर इनकी बुक्स भी मिल जाती है, उनमें सभी बातें मिलती है, इसलिए एक अच्छे अर्थशास्त्री भी है चाणक्य। अगले जो है पाणिनि।
महर्षि पाणिनि। पाणिनि जो है पाणिनि को पहले महर्षि जो पाणिनि है ऋषि थे और संस्कृत का जो मूल सूत्र ग्रंथ है वो लिखा है इन्होंने। सूत्र ग्रंथ लिखा है। सूत्र ग्रंथ क्या होता है? जैसे हिंदी जो हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सही है या गलत, उसका बोध हमें व्याकरण करवाता है। सेम इसी तरह से ही संस्कृत की जो व्याकरण है, हिंदी की हिंदी व्याकरण है जो हम पढ़ते हैं, संस्कृत की जो व्याकरण है वो इन्होंने ही लिखी थी सबसे पहली, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। उसमें 8 अध्याय है। 8 अध्याय होने से ही अष्ट अध्यायी, 8 अध्याय होने के नाम से उसका अष्टाध्यायी नाम है। और ये है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण पहली बार पाणिनि ने लिखी थी। वो ही सूत्र ग्रंथ मानी जाती है। जितनी भी संस्कृत की बुक्स है या जितनी भी संस्कृत की व्याकरण है उसी से ही बनी है सारी। सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। अष्टाध्यायी लिखी थी संस्कृत व्याकरण है जो। ये है पाणिनि के बारे में। अगला है पतंजलि। ये भी ऋषि हुए हैं और संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं। लेकिन मैं अभी 2 का नाम एक साथ बताऊंगा क्योंकि दोनों में एक चीज कॉमन है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ये राजा थे। इनके दरबार में 9 रत्नों में से थे 2। एक तो पतंजलि, एक कालिदास। ये 2 फेमस पर्सनैलिटीज हैं। दोनों जो 9 रत्न थे इसके, 9 रत्न माने जो सबसे खास 9 लोग थे इसके काम करने वालों में से इसके दरबार में, उसमें एक थे पतंजलि, एक थे कालिदास। ये संस्कृत के महान विद्वान थे। और जो तुम पहले तो इनकी बुक का नाम जो है, खास बुक का योग दर्शन नाम, योग दर्शन। और ये योग दर्शन वही है जो आजकल हम योग करते हैं। जितनी भी चीजें उसमें ध्यान है, धारणा, समाधि, समाधि है या फिर आसन है, प्राणायाम है, जितनी भी तुम चीजें आसन प्राणायाम करते हो उनका मूल ग्रंथ यही है। आसन प्राणायाम ध्यान धारणा वो सभी चीजें हमने योग दर्शन से ली है। और योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया है। जितने भी योग के काम है वो सारे योग दर्शन से लिए जाते हैं। और वो महर्षि पतंजलि ने लिखा था, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में, द्वितीय के टाइम में उनके 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास ये भी महान साहित्यकार हुए हैं, महान साहित्यकार थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम नाम से इनकी प्रमुख रचना है। इनकी योग दर्शन, पतंजलि, कालिदास दोनों ही 9 रत्नों में शामिल थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के। दोनों मैंने एक साथ ही बता दिए। अगला जो है, मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज इनमें होता हूँ, कालिदास, सूरदास और तुलसीदास। तो उन दोनों के बारे में बात करेंगे, बचे हुए जो 2 है। फिर दूसरों के बारे में बातें करेंगे। पहले तो जो कालिदास है वो तो हमने देख लिया कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वितीय के टाइम में जो 9 रत्न थे उनके, उन 9 रत्नों में से एक थे, 2 थे ये।
लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। कालिदास की बात तो हमने कर ली। ये साहित्यकार थे और किसके दरबार में, नवरत्नों में किसमें शामिल थे? विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। अब बात करें सूरदास, और जो तीसरे हैं कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, ऐसे करके हैं। तो सूरदास जो थे वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, कृष्ण के उपासक थे, और इनकी जितनी भी रचनाएं मिलेंगी श्री राम पर मिलेंगी। तो इनकी जो खास पुस्तक है वो है सूरदास। सूरदास से ही बनता है सूर सागर या फिर साहित्य लहरी। ये दो खास पुस्तकें हैं इनकी। कृष्ण के उपासक थे, और इनमें कोई खास बात, बस तुलसीदास, इनकी खास पुस्तक है श्री राम के भक्त, तो श्री राम चरितमानस, ये इनकी खास पुस्तक है। तो ऐसे करके ये तीन नाम है, कालिदास, सूरदास और तुलसीदास, तीनों में खास बातें हैं। बस इनके लिए इतना ही है। अब अगले हैं बाणभट्ट और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत में रहते हैं हम भी, तो उत्तर भारत के ये महान शासक हुए हैं, महान और महत्वपूर्ण शासक रहे हैं हर्षवर्धन। 6वीं शताब्दी की बात है, 6वीं शताब्दी में हर्षवर्धन उत्तर भारत के, उत्तर भारत के शासक रहे हैं। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, और इनके दरबारी रहे हैं बाणभट्ट। ये तो राजा थे हर्षवर्धन 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत के, और इनके दरबारी बाणभट्ट ये काफी अच्छे साहित्यकार रहे हैं, और इनकी रचनाएं, इनके राजा पर ही हर्ष का चरित्र लिखा, हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र। दूसरी खुद के नाम पर भी लिख दी, बाणभट्ट। ऐसे करके ये इनकी दो प्रमुख रचनाएं, हर्षचरित्र और बाणभट्ट। ये दरबारी थे हर्षवर्धन के, इसलिए हर्षचरित्र, और खुद के नाम पर ही बाणभट्ट। अच्छे साहित्यकार थे, और क्या नाम, 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत के शासक थे हर्षवर्धन। इन दोनों को ऐसे करके याद करना है। अब अगला है मुंशी प्रेमचंद। सभी ने नाम सुना होगा हिंदी की बुक्स में, चैप्टर्स भी हैं इनके, पाठ में जरूर से तुमने सुना होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, इनका बचपन का नाम मुंशी है, तो मुंशी के पास बहुत सारा धन होता है, सभी को पता, हिसाब किताब में लगा रहता है वो धन के में, तो वैसे याद कर सकते हो, धनपत राय बचपन का नाम, धनपत राय, धनपत राय, बचपन का नाम है धनपत राय। मुंशी है इसलिए धन होगा, मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम है धनपत राय। जन्म भी पूछता है इसका, 1880 में वाराणसी में हुआ था, 1880 वाराणसी।
और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम पे ही है, प्रेमाश्रम, और गोदान। गोदान तो मैंने भी पढ़ी हुई है, काफी अच्छी पुस्तक है, पढ़ सकते हो तुम मुंशी प्रेमचंद की। बहुत सी रचनाएं मिलेंगी, बहुत सी बुक मिल जाएंगी इनके। प्रेमाश्रम, गोदान और गोवन, ऐसे करके इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका नाम है लिखा, जो ज्यादा जिनकी प्रतियां दिखती हैं तो वो है ये प्रेमाश्रम, गोदान और गोवन। मुंशी प्रेमचंद, बचपन का नाम धनपत राय, 1880 वाराणसी में जन्मे थे। हिंदी के, देखो अभी पहले जब हमने आर्यों के टाइम की बात की थी, उनमें ऋषियों की बात की थी, तो वो ज्यादातर संस्कृत के विद्वान थे। अब जो बात कर रहा हूँ वो हिंदी के विद्वान है। जो हिंदी के विद्वानों की बात हो रही है, ये हिंदी के अच्छे विद्वान रहे हैं, तो हिंदी में ही इनका साहित्य मिलता है, हिंदी में ही इनका साहित्य। अगले हैं मीराबाई। देखो मीराबाई जो है वो राजस्थान में, जो मेवाड़ है, राजस्थान मेवाड़ में जो राजकुल था उसकी राजकुमारी थी, मेवाड़ के राजकुल की राजकुमारी थी। और कृष्ण की अनन्य भक्त थी, सभी ने सुना होगा मीराबाई के बारे में, भजन भी सुनेंगे और सुने होंगे उनके। तो एक अच्छी कवि भी थी, मुख्य रूप से राजस्थान मेवाड़ में जो राजकुल था उसकी राजकुमारी भी थी, साथ में सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करती थी, और कृष्ण की बहुत बड़ी उपासक थी, कृष्ण की उपासक थी। ऐसे करके मीराबाई के बारे में बातें। मीराबाई के बारे बाद है तानसेन। तानसेन का तो तुमने सीरियल भी देखा होगा, जोधा अकबर भी आता है, या फिर अकबर बीरबल जैसे वो सीरियल है, उनमें तुमने देखा होगा तानसेन का कैसा चित्र दिखाया जाता है कि वो हमेशा गाते बजाते हुए रहता है, मजाक भी करता है तो गाते बजाते हुए करता है। तो भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है उसके प्रकांड पंडित थे वो महान कवि थे। शास्त्रीय संगीत सबसे अच्छे ज्ञाता वही माने जाते हैं हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के। तो जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है ये एक भारतीय परिवार से ही थे, भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे, भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे, अकबर के दरबार में बजाते थे, ये सभी को पता अकबर के दरबार में थे। और यही जानकारियां बस तानसेन के बारे में पूछी जाती है। और इनमें रामतनु पांडे, बचपन का नाम अगर पूछ ले तो रामतनु पांडे, ये भी ध्यान रखना है, रामतनु पांडे इनके बचपन का नाम था। तो ऐसे करके इन दोनों के बारे में पूछता है। अगला है मैथिली शरण गुप्ता। मैथिली शरण गुप्ता, फिर उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर। ये सब बहुत बड़ा नाम है, रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में बात करेंगे। रामधारी सिंह दिनकर, और मिटाने भी मिटाई लगता है इसमें। मैथिली शरण गुप्ता, मैथिली शरण गुप्ता का भी नाम तुमने सुना होगा बुक्स में, बहुत सारे पाठ हैं इनके, मैंने पढ़े हुए बचपन में, पाठ है हिंदी की बुक्स में है इनके बहुत सारे पाठ। तो लेकिन इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करेंगे। पहले तो एक अच्छे उपन्यासकार है और हिंदी के महान कवि है, अच्छे साहित्य लिख रखे हैं इन्होंने, ये सब बातें सभी में कॉमन है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन प्रमुख रचनाएं पूछे, भारत भारती, दूसरी है साकेत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोनों।
फिर उसके बारे में इसके बाद बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर। ये बड़ा नाम है और इनमें ये खास बात है कि इनको जो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, साहित्य पुरस्कारों के बारे में पढ़ लिया तो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार वो मिला हुआ है इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऐसे ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू कब हुआ था? 1961 में शुरू हुआ था। इनको कब दिया गया था? इनको 1972 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया किसको जाता है? जो साहित्य के क्षेत्र में जिसका बहुत बड़ा योगदान होता है, असाधारण उच्च स्तर का योगदान होता है, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में। शुरू कब हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1961 में। तो ये ध्यान रखना है। और एक और, इनको राष्ट्र कवि की भी उपाधि दी जाती है। राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर। ऐसे करके याद कर लेना इसको। और आगे बात करेंगे हम अगली बारी है। अब हम पहुंचे रामधारी सिंह दिनकर तक हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो सभी जानते हैं। झांसी की रानी थी ये लक्ष्मीबाई। अच्छा, बचपन का नाम पूछे तो कर्ण मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम है। नाम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कनिकर्णिका मणिकर्णिका में को हुआ था, इसलिए मणिकर्णिका नाम है, ध्यान रखना। मणिकर्णिका मणिकर्णिका तांबे। मणिकर्णिका तांबे इनके बचपन का नाम है। झांसी की रानी थी। और जन्म इनका 1828 1828 19 नवंबर, ये सितंबर 19 नवंबर 1828 में हुआ था वाराणसी में। और 1857 में जो पहली भारत की स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, पहली भारतीय स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, उसकी ये वीरांगना थी। 1857 में हुई थी क्रांति पहली, तो उसी में वीरांगना थी ये, वीरांगना। 1857 की क्रांति, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका तांबे इनके बचपन का नाम है। और 19 नवंबर 1828 वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ऐसे करके इनके बारे में याद रखना है। अगला है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो है वो क्रांतिकारी नेता हुए हैं। और इनमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि इन्होंने खुद की ही गोली मारकर हत्या कर ली थी। ये कहते थे कि मैं जीवित हूं तब तक आजाद रहूंगा, मैं जीवित रहते हुए किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, अंग्रेजों जो तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इन्होंने पुलिस के हाथ ना जाऊं जिंदा, इसलिए खुद को गोली मारकर हत्या कर ली थी। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद 1906 से 1931 तक इनका जीवन काल रहा। 1906 में तो इनका जन्म हुआ था, 1931 में अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद।
पुलिस मुठभेड़ में इन्होंने खुद को इस पार्क में गोली मारकर हत्या कर ली थी कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा जीते जी। इसलिए खुद को अल्फ्रेड पार्क में गोली मारकर 1931 में इन्होंने खुद की हत्या कर दी थी। ये खास बात है चंद्रशेखर आजाद में। क्रांतिकारी नेता ये थे, क्रांतिकारी नेता, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर थे। ऐसे करके याद करना है इसको। और चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो सभी जानते भी होंगे। उसके बाद बात करेंगे भगत सिंह। और भगत सिंह को कोई नहीं जानता हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगत सिंह, इनका जन्म 1907, मृत्यु 1931। और लाहौर षड्यंत्र के दौर केस में, लाहौर षड्यंत्र के केस में 3 लोगों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी 1931 में। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी की सजा एक साथ 1931 में दी थी लाहौर षड्यंत्र के केस में अंग्रेजी सरकार द्वारा। इन तीनों को फांसी दे दी गई थी 1931 में। ये है भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह भी क्रांतिकारी हुए और काफी योगदान रहा इनका भारत की आजादी में। इसके बाद बात करेंगे भारत के लौह पुरुष की। भारत के लौह पुरुष की, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है गुजरात में। पता होगा, तुमने सुना भी होगा न्यूज़ में। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में 182 मीटर ऊंची है वो। तो मैंने सुन रखा होगा भारत का लौह पुरुष बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इनकी 1857 से 1950 तक रहा इनका जीवन काल। और 1947 से 1949 के बीच में, 1949 के बीच में ये भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। गृह मंत्री या फिर बोले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1947 से 1949 गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लौह पुरुष भी बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जन्म 1857, जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाई गई है। 182 मीटर ऊंची इनकी मूर्ति बनाई गई है, सभी को पता होगा। तो ये सब चीजें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। और भाई रविंद्रनाथ टैगोर को का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो एक ही बात आती है, राष्ट्रीय गान और नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। सर्वप्रथम हमें नोबेल पुरस्कार भारत को इन्होंने ही दिलाया था, रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य में दिलवाया था। गीतांजलि जो इनका काव्य था, गीतांजलि जो इनकी रचना थी, उनके लिए, उसके लिए इनको दिया गया था पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में
इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था, जनगण मन। अच्छा, और गाया किसके लिए गाया था? 1911 में जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड का राजा था, वो 1911 में आया था, और उसकी आने की खुशी में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जनगण मन गाया था 1911 में। और 1913 में 2 साल बाद फिर इनको रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि, पतंजलि नहीं, गीतांजलि महाकाव्य की रचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया था मैंने, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू किया गया था 1901 में। और जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि महाकाव्य साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार आया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर लेके आए थे। तो इतनी जानकारी इनके बारे में ध्यान रखनी है। फिर राष्ट्रीय गान की बात हो गई, इसके बाद राष्ट्रीय गीत की बात करें, वंदे मातरम, उसको याद करते ही एक ही चीज दिमाग में आती है अभी मेरे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत भी लिखा था इन्होंने हमारा, और एक साहित्यकार भी थे। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम। और इनकी आनंदमठ उपन्यास, आनंदमठ जो उपन्यास है उससे लिया गया है जो वंदे मातरम गीत है, और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। तो इनके बारे में ये खास बात है। और अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो है, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। तो इनके गुरु के नाम पे ही इन्होंने मिशन शुरू किया था, रामकृष्ण मिशन। और इनके बचपन का नाम पूछे तो नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त इनके बचपन का नाम। ऐसे करके इनके बारे में जानकारी पूछता है। तो मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि सभी के तो नाम इंक्लूड नहीं कर सकते, बहुत खास व्यक्ति है भारत में, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो इंक्लूड करने का प्रयास किया है। और बाकी कोई रह गया होगा एक आधा इम्पोर्टेंट, तो मैं कोशिश करूंगा कवर कर दूं अगले वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।